हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स के बारे में जो सबसे कॉमन इंफॉर्मेशन हम सबको पता होती है वो है कि ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली राइबोसोम्स ही होते हैं। इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। हम राइबोसोम्स पढ़ रहे हैं यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स हमने खत्म कर लिया था। राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पलाडे ने। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है हमें ये, ठीक है। अब यूकैरियोटिक राइबोसोम है। यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोट्स में राइबोसोम कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो हमारा साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमने पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ वाले पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनमें कौन से राइबोसोम होते हैं? 80S। ओके। और दूसरा कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में। दोनों के पास अपने खुद का डीएनए और अपना खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। इसीलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं। हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज। 70S जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में है, और 80S जो है हमारा वो साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। हम बार बार ये टर्म, ये यूनिट लिखते हैं एस। एस क्या होता है? एस के बारे में हम देखें तो एस है स्विडबर्ग कांस्टेंट या स्विडबर्ग यूनिट कहते हैं। इसी को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब कि कोई भी सब्सटेंस एक सॉल्यूशन में कैसे सेडिमेंट होता है, किस वेलोसिटी से सेडिमेंट हो रहा है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम एस से डिनोट करते हैं, स्विडबर्ग यूनिट से डिनोट करते हैं। मतलब कि ये वेलोसिटी और उनके वेट का इनडायरेक्ट मेजर है। सेडिमेंटेशन देख रहे हैं हम, मतलब कि ये लिक्विड है, अगर इसमें कुछ सेडिमेंट हो रहा है, नीचे सेटल डाउन हो रहा है, तो उसी की सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ज्यादा होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा, है ना। तो ये एक इनडायरेक्ट मेजर हो गया वेलोसिटी एंड वेट का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्विडबर्ग यूनिट। अब इसमें हम जो पढ़ते हैं 70S और 80S, इनके सब यूनिट्स भी पढ़ते हैं हम। सब यूनिट 70S के क्या होते हैं? 30S एंड 50S। और 80S के सब यूनिट्स क्या होते हैं? 40S और 60S। हमको समझ में आ रहा है कौन सा लार्जर सब यूनिट है और कौन सा स्मॉलर? ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, करेक्ट। तो अब आगे जब ये टर्म यूज होगा लार्जर सब यूनिट या स्मॉलर सब यूनिट, तो हम समझ जाएंगे कि हम कौन से वाले सब यूनिट की बात कर रहे हैं, 40S की बात कर रहे हैं या 60S की बात कर रहे हैं। ये इनके दो सब यूनिट्स हो गए। अब ये सब यूनिट्स किन चीजों का बना होता है? द सब यूनिट्स आर कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन। इनमें RNA एंड प्रोटीन कंटेंट होता है। वो कैसे होता है, वो फर्दर कैसे डिवाइड होता है, उसको हम ग्रीन से लिख लेते हैं RNA के लिए, ठीक है। यहाँ पे होता है 16S, यहाँ पे होगा 5S एंड 23S, यहाँ पे होता है 18S, यहाँ पे तीन होते हैं 5S, 5.8S और 28S, ठीक है। और प्रोटीन में कैसे होगा, कितने प्रोटीन्स होते हैं, कितने प्रोटीन्स का ये बना होता है, ये हम लिख लेते हैं ब्लैक से। कितने प्रोटीन्स? यहाँ पे 21 प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पे 34 प्रोटीन्स होते हैं, इधर 33 प्रोटीन्स होते हैं, और इधर हमारे 47 प्रोटीन्स होते हैं।
तो हमें स्ट्रक्चर समझ में आया राइबोसोम का। ये 70S राइबोसोम है, ये 80S राइबोसोम है। इनके दो सब यूनिट्स हैं 30S 50S, 40S एंड 60S। 30S में 16S rRNA होता है और 21 प्रोटीन होते हैं। 50S में 5S एंड 23S rRNA होता है और 34 प्रोटीन होते हैं। 40S में 18S rRNA होता है और 33 प्रोटीन होते हैं। और 60S में हमारा 5S 5.8S और 28S rRNA होता है और 47 प्रोटीन होते हैं। अच्छा, मैं rRNA बार बार बोल रही हूं तो हमें पता है ना हम किसकी बात कर रहे हैं। rRNA मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, करेक्ट। अच्छा, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हम पढ़ते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं कि राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, बट ये प्रोटीन सिंथेसिस करता कैसे है, इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर देखेंगे rRNA का, सॉरी राइबोसोम का। ये हो गई इसकी लार्जर सब यूनिट, ये हो गई इसकी स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर स्मॉलर, ठीक है। लार्जर सब यूनिट ऐसे होती है, स्मॉलर सब यूनिट ऐसे होती है। इनके बीच में होता है हमारा mRNA, यहां पर mRNA हुआ ये हमारा, और यहां पे प्रेजेंट होता है tRNA। tRNA का कुछ इस तरह का लूप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये tRNA क्या करता है, ये tRNA यहाँ पे, ये पहले हम बेसिस बना लेते हैं। यहाँ पे mRNA पे जो बेसिस होंगे, फॉर एग्जाम्पल CGC है यहाँ पर अगर, तो tRNA का ये एंटीकोडॉन लूप होता है। इधर इस वाले लूप को कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री रीड करता है इस बेसिस के, ये कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करेगा। जैसे कि CGC है तो यहाँ पे tRNA पर होगा GCG। G is complementary to C is complementary to G and G is complementary to C। ये हमको पता है, इतना बेसिक पता है हमें आरएनए का स्ट्रक्चर। आरएनए में पेयरिंग कैसे होती है, तो ये CGC mRNA पे रीड कर रहा है तो आपका tRNA का एंटीकोडॉन लूप उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और ये पेयरिंग जब होगी तब अमीनो एसिड्स बनेंगे और उन अमीनो एसिड्स की ये चेन इस इधर से लार्जर सब यूनिट के तरफ से ये अमीनो एसिड्स की चेन बनेगी, फॉर्मिंग द पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड बना, अब इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये अमीनो एसिड की चेन बनी, which is a polypeptide, ठीक है। यही करता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम का यही फंक्शन है, इतना सा ही है, यही चीज है कि ये हमारी लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट का क्या काम है, कोई अगर फंक्शन पूछे तो लार्जर सब यूनिट इज द कैटलिस्ट फॉर फॉर्मिंग, किताबी भाषा भी हमें पता होनी चाहिए, सो कैटलिस्ट फॉर फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन अमीनो एसिड्स, ठीक है। और स्मॉलर सब यूनिट क्या करता है हमारा, ये बाइंडिंग एंड रीडिंग ऑफ mRNA स्ट्रैंड, ये वाली जो स्ट्रैंड है, यही पूरा स्ट्रक्चर मिलके अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स बनाते हैं। यही अमीनो एसिड्स प्रोटीन के लिए कोड करते हैं,
करेक्ट। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट पे आके एमआरएनए आपका बाइंड करेगा, स्मॉलर सब यूनिट एमआरएनए को रीड करता है। यहाँ पे लार्जर सब यूनिट पे टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए होता है हमारा। टीआरएनए का जो एंटीकोडॉन लूप है वो कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड पेयरिंग कर बेसिस की पेयरिंग करके अमीनो एसिड्स बनाता है। ये अमीनो एसिड्स के जो बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, ये लार्जर सब यूनिट जो है पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एज अ कैटलिस्ट काम करता है, और इधर ये चेन बनके इस लूप से बढ़ती जाती है। ऐसे हो जाता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। इतना सा ही है हमारा राइबोसोम। क्लियर। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट ऑर्गेनेली आती है हमारी यूकैरियोट्स में वैक्यूल। जब हम एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल पढ़ रहे थे तो उसमें एक कॉमन डिफरेंस क्या था एनिमल सेल और प्लांट सेल में? कॉमन नहीं, मतलब दोनों में कॉमन था वैक्यूल, राइट? एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। बट क्या डिफरेंस था एनिमल्स एंड प्लांट्स के वैक्यूल्स में? एनिमल्स का वैक्यूल वाज स्मॉलर, प्लांट्स हैड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, इतना कि इट ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइज 90% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें मेम्ब्रेन कितने होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, एक ही मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल में। ये हमारा वैक्यूल हुआ, सॉरी ये सेल हुआ, ये हमारा वैक्यूल हुआ। ये बाहर की तरफ हमारा साइटोप्लाज्म है। वैक्यूल के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स H2O, सैप। सैप मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक आयंस। वेस्ट मटेरियल एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल। अब ये सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर कैसे जाता है? ऐसे। तो ये होता है अपहिल ट्रांसपोर्टेशन। ये जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, इसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, टोनोप्लास्ट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये इसकी मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर जाते हैं। साइटोप्लाज्म में आपका क्या होता है? साइटोप्लाज्म है हमारा, इसमें है लो कंसंट्रेशन, और वैक्यूल में होता है हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स सारा मटेरियल मूव करता है। इस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहेंगे? ये हो गया हमारा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लो से हाई जा रहा है, हाई से लो जाता है तो वो टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ये लो टू हाई जा रहा है तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ। ये अपहिल होता है, हेंस एटीपी भी इसमें रिक्वायर्ड होती है। हेंस इट इज एन किस तरह का हो गया? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अपहिल है, एटीपी नीडेड है। ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। टोनोप्लास्ट की सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म में आपका जो है H2O हो सकता है, कुछ आयंस हो सकते हैं, है ना, ये सॉल्यूट है बेसिकली। ये सारे यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में होते हैं और यहाँ पे होता है हाई कंसंट्रेशन। तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स मूव करते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये टोनोप्लास्ट की सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये होता है वैक्यूल का फंक्शनिंग। राइबोसोम और वैक्यूल हमने कवर किया। हाँ, वैक्यूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वैक्यूल कई तरह के होते हैं, ठीक है। एक बहुत कॉमन जो हमें नाम सुनने को मिलता है, तरह का वैक्यूल सुनने को मिलता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कहाँ सुना है ये नाम? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने सुना है अमीबा में, है ना, और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? ये अब्सॉर्ब करता है एक्सेस वाटर को। एक्सेस वाटर जो है उसको अब्सॉर्ब करेगा और उसको बॉडी के उनके बाहर फेंक देगा, पंप्स आउटसाइड द बॉडी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ज्यादा पानी है, उसको अब्सॉर्ब किया और बॉडी के बाहर फेंक दिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन के अंडर आता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, दैट इज रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के वैक्यूल्स जो होते हैं अलग अलग माइक्रोब्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वो क्या करते हैं। फिर एक आता है हमारा जो हम पढ़ते हैं फूड वैक्यूल। ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा, सिंपली एनगल्फ कर रहा है फूड को, एनगल्फ फूड मटेरियल। ये मोस्टली इसमें होता है प्रोटिस्टा, ठीक है। और तीसरा हमारा हो गया गैस वैक्यूल, जो कि बैक्टीरियाज में होता है, और अभी हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा है उसको, ठीक है। वैक्यूल्स एंड राइबोसोम्स हमने क्लियर कर लिया। इफ यू like the lecture, please like the video, subscribe to the channel and share with your friends.